हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा जवाबदेही व नियंत्रण। तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से संसद कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है और किस प्रकार से सरकार के कार्यों पर हमारे संविधान का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का कर्तव्य होता है कि वह जनता के हितों की रक्षा करे। इसलिए ही जनता सरकार को वोटिंग के द्वारा चुनकर सत्ता प्रदान करती है। लेकिन अगर किन्हीं वजह से सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहती है तो हमारा संविधान कुछ इस तरह की व्यवस्था करता है जिससे कि सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके, सरकार को कंट्रोल किया जा सके अगर सरकार कुछ निरंकुश होकर कुछ कार्य कर रही है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के तीन अंग क्या क्या हैं? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये क्या है? सरकार के तीन अंग हैं। ये तीनों अंग मिलकर शासन का कार्य करते हैं, यानी कि शासन किस प्रकार से चलेगा ये तीनों अंग ही मिलकर यह निर्णय करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि तीनों एक दूसरे से ताल मिलाकर काम कर सके और आपस में संतुलन बनाए रख सके। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती है। कौन कौन? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर ही आश्रित होती हैं, जबकि जो हमारी न्यायपालिका है इन दोनों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो विधायिका क्या करती है? विधायिका कार्यपालिका को ना सिर्फ नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है, यानी कि एक दूसरे को ये नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे पर इन दोनों का कंट्रोल रहता है। अब आगे क्या है इसमें? तो फ्रेंड्स, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का कार्य करती है ताकि जो हमारी कार्यपालिका है वो सही से अपना कार्य कर पाए, अपना काम कर पाए। यह कार्यनीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने वाली अवस्था यानी कि किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। या तो कोई कानून बन रहा है उस टाइम पे, या फिर किसी कानून को लागू करने का जो टाइम है उस टाइम पे, या फिर वो किस तरह से वो कानून या वो नीति किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो इन्हीं सभी पर विधायिका कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के प्रस्ताव या कुछ समितियां होती हैं जिनके द्वारा विधायिका या संसद कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। विपक्ष कौन होता है? जो कि सेकंड मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है। एक तो पार्टी होती है जिसके पास में सत्ता होती है उस टाइम पे, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी होती है, जो दूसरी मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, सेकंड मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है, उसे ही हम विपक्ष कहते हैं। इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या है? इसमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, यानी कि इसे ही हम सबसे सशक्त हथियार मानते हैं। किस लिए? जो कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रित रख सकती है, जिसके द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल या सहयोग दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक अधिक होती है। यानी कि अगर किसी सरकार के पास में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है तो मतलब यह शक्ति बहुत ही कम होती है, बहुत ही मतलब ये काल्पनिक ज़्यादा लगती है। सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन ये काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन वर्ष 1989 के बाद में, कब से? 1989 के बाद में, तो क्या होता है इसमें? अपने प्रति सदन के विश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। अगर कोई सरकार इस तरह का कार्य नहीं कर रही है जो कि जनता के हित में हो तो क्या कर सकता है? विपक्ष उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लगा सकता है। ओके, तो उसमें क्या होता है? अगर वो उसमें अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है जो सत्ता में इस टाइम पे, अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो क्या है? पूरी सरकार को गिरना पड़ सकता है। ठीक है, पूरी सरकार इससे गिर सकती है। तो ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है इसमें निंदा प्रस्ताव। क्या है? निंदा प्रस्ताव। इसमें मंत्रिपरिषद की नीतियों और कार्यों की निंदा की जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा
जो कि विपक्ष की पार्टियों के होते हैं उनके द्वारा मंत्रिपरिषद की नीतियाँ क्या क्या हैं और उनके कार्यों की निंदा की जाती है, ताकि जो मंत्रिपरिषद और सरकार है वो अपनी नीतियों के लिए एकदम से जवाबदेह रहे, एकदम से मतलब स्ट्रांग रहे कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो जनता को अच्छा लग रहा है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये विपक्ष के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, जिसमें कि जो भी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका उसके कार्यों की, उसके कानूनों की निंदा की जाती है। यह बिना पूर्व सूचना के दिया जा सकता है, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के इसे लगाया जा सकता है। जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे पूर्व सूचना के द्वारा ही, यानी पूर्व अनुमति के द्वारा ही लगाया जाता है। यह मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण इसे मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लगाया जाए, बल्कि किसी पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ भी इसे लगाया जा सकता है। तो इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट इसमें लगाया जा सकता है। प्रदत्त विधि निर्माण द्वारा प्रश्नकाल में पूछा गया सवाल 1962 से तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अभी एक सेकंड के लिए। इसमें क्या कर सकती है जो विपक्षी पार्टियां या हमारी संसद है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकती है, जो कि सत्ता वाली पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दो तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो तारांकित प्रश्न और दूसरे अतारांकित प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, ये जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनके जो जवाब है वो मौखिक में दिए जा सकते हैं। डायरेक्ट संसद में कोई भी जो सांसद है वो खड़ा होकर जो मंत्रिपरिषद है उसके मंत्रियों से पूछ सकता है। तो इसमें जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका जो जवाब है वो मौखिक में दिया जा सकता है। सेकंड होते हैं अतारांकित प्रश्न, तो इनका जो जवाब है वो हमेशा लिखित में ही दिया जाता है। तो जो अतारांकित प्रश्न होता है उनका क्या अलिखित में ही जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट है शून्य काल। क्या है? शून्य काल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सांसद होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इसमें ये होती है कि जो भी जिससे भी प्रश्न किया जा रहा है, जिस सदस्य भी प्रश्न किया गया वो इसका आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है? वो इसका जरूरी नहीं, अगर वो जरूरी समझे कि इसका आंसर देना तो दे सकता है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। तो ये जो पूछा जाता है वो 12 से 1 बजे का इसका टाइम होता है, दोपहर में 12 से 1 का इसका टाइम होता है। और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी पहले से बिना सूचना दिए भी इसमें जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो पूरे विश्व में ये जो विचारधारा है शून्यकाल की, ये भारत की देन है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि शून्यकाल जो होता है वो संसद में वो किसकी देन है, यह विचारधारा किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा भारत की देन है। तो ये भारत में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। और ये कब से आरंभ हुआ है? ये 1962 से ही आरंभ हुआ है। क्या है? 1962 से आरंभ हुआ है। विधेयकों पर जो परिचर्चा करने के लिए और संसद में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो विधायिका है कार्यपालिका के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट आता है हमारा आधे घंटे की चर्चा। क्या है? आधे घंटे की चर्चा। ये क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण बहस प्रक्रिया है और यह सार्वजनिक महत्व के मामलों पर बहस को शुरू करने की प्रक्रिया है। यह उस बहस को महत्व देती है जिस पर कि सदन में पहले चर्चा हो गई है। यह भी दायित्व के प्रश्न को उठाकर नियंत्रण का काम करते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय है यह भी उन मामलों को उठाकर क्या कर सकती है? नियंत्रण का कार्य करती है। किस पर? सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। और इसमें जो भी सार्वजनिक महत्व के मामले हैं, महत्वपूर्ण मामले जिस पर कि पहले काफ़ी बहस हो चुकी है, ठीक है, जिन पर पहले हो चुकी है बहस, उनके लिए और उसके उत्तरों को तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण करना पड़ता है, यानी कि तथ्यों के आधार पर ही उसे बताना पड़ता है। तो ये आधे घंटे की चर्चा हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट है अल्पकालिक बहस। क्या है? अल्पकालिक बहस। तो ये है भी तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषयों पर एक सत्ता वाली पार्टी से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ मतलब बहस की जा सकती है।
2 दिन के अंदर 2 घंटे की बहस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डेली हो सकती है, मतलब कि 2 दिन के अंदर 2 घंटे की बहस इसमें की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है? यह 1954 से आया है। कब से शुरू हुआ है? 1954। इसमें क्या होता है? जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उन पर किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और यह नोटिस संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब नोटिस के द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। यह 1954 से आया। कहाँ पर? भारतीय संसद प्रणाली में। तो इसमें अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए नोटिस लाया जाता है। कोई मंत्री है, उसके कार्यों से अगर जनता खुश नहीं है, पार्टी खुश नहीं है, तो उस पर उसके खिलाफ एक नोटिस लाया जा सकता है। इसे ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। इसमें क्या होता है? इसमें विपक्ष के लोग सार्वजनिक हित के मामले पर 50 सदस्यों के समर्थन के बाद सदन की कार्रवाई में कोई भी मुद्दे को लेकर बाधा डाली जाती है। मतलब जो विपक्ष होती है वो 50 सदस्यों की सहमति के बाद ही इस प्रस्ताव को लाती है और उसमें जो कार्रवाई चल रही है, सदन की कार्रवाई चल रही है, उसमें इसमें बाधा उसे रोक दिया जाता है, बाधा डालकर उसे रोक दिया जाता है, अर्थात इसमें निंदा का प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट है बजट प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा संसद सरकार के राजस्व खर्चों पर नियंत्रण रखती है। किस पर? जो संसद है वो सरकार के राजस्व खर्चों पर नियंत्रण रखती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सरकार कहाँ पर कितना खर्चा कर रही है और कितना उसके पास में बच रहा है। तो ये सब चीज़ें इस पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है लेखा परीक्षण पद्धति। तो इसमें क्या होता है? इस संसद नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है? ये संसद का नियंत्रण रखने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि नियंत्रक का महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। कैग होता है ना, आपने कैग का नाम सुना होगा, कैग। तो यह उसके द्वारा रखा जाता है, उसके द्वारा संसद पर, सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति है ये कैग? किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, तो ये तो हो गए कुछ प्रस्ताव, ओके, जिसके द्वारा कि जो संसद है वो कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा कुछ समितियां होती हैं जिसके द्वारा भी कार्यपालिका या सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या है समितियों में? सबसे पहले है सार्वजनिक लेखा समिति। इसमें क्या होता है? यह 1921 से स्थापित सबसे पुरानी समिति है। सबसे पुरानी कौन सी? सार्वजनिक लेखा समिति। और कब से शुरू हुआ है ये? 1921 यानी 1921 से शुरू है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 15 तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। टोटल इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो 22 होती है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। प्रत्येक वर्ष इसका चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा होता है। सिंगल ट्रांसफर वोट के द्वारा इसका जो चुनाव होता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसके जो सदस्य उनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए होता है? उनका 1 वर्ष के लिए होता है। और इसका सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। अगर कोई भी मंत्री है ना, कोई किसी भी मंत्रालय का मंत्री हो, ठीक है, तो वो इसका सदस्य नहीं हो सकता। ये याद रखना आप लोग। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता। कौन होता है इसका जो अध्यक्ष होता? क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है, ताकि विपक्ष के द्वारा भी सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके। इस समिति का कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक लेखा परीक्षक की जांच करना। क्या है इसका? जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, कैग है, उसकी वार्षिक जो लेखा परीक्षक की जांच करनी है, जिसको संसद में राष्ट्रपति द्वारा रखा जा सकता है। किसके द्वारा रखा जाता है इसे? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है आकलन समिति, नहीं ये पारक्कलन समिति है। क्या है? पारक्कलन समिति। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पारक्कलन समिति, ओके। तो ये क्या है? यह 1950 में 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर बनाया गया इसे? जॉन मथाई थे, उनकी सिफारिश पर इसको बनाया गया। इसमें वर्तमान में 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? वर्तमान में 30 सदस्य होते हैं। और समिति का कार्य क्या है?
बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना, क्या वो सही है, सब कुछ जो कुछ सरकार ने बताया वो सही है या नहीं। और सार्वजनिक ढांचे में मितव्ययता का उपयोग सुझाना, और क्या क्या इसमें सही चीज़ें हो सकती है। इसको सतर्क मितव्ययता समिति भी कहा जा सकता है। क्या कहा, और क्या कह सकते हैं हम इसे, सतर्क मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जो पारक्लेन समिति होती है और ये सार्वजनिक लेखा समिति होती है, इनको दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या है, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में। तो लोक लेखा समिति और पारक्कलन समिति दोनों ये जुड़वा बहनें हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें क्या है, यह 1964 से कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित वर्तमान में 22 सदस्य समिति है। क्या है, 1964 से तो स्टार्ट हुई और जो इसकी सिफारिश की थी वो थे कृष्ण मेनन, ठीक है, उनकी सिफारिश पर इसे गठित किया गया था। और इसमें 22 सदस्य समिति होती है। इसमें सदस्य कितने होती है, सदस्य संख्या वो होती है 22। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और उनके लेखों की जांच करना होता है। जो भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनकी रिपोर्ट और जो भी उनके लेख होते हैं उनकी जांच करना होता है। ओके, नेक्स्ट आपका विभागीय स्थायी समिति। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये है, इसमें ये 1993 से 17 विभागों से संबंधित स्थायी समितियों पर निर्माण हुआ। मतलब जो भी 17 विभाग है उनसे संबंधित ये स्थायी समिति होती है, इनका इसका निर्माण हुआ था। कब से, 1993 से। और संसद में कार्यकारी मंत्रालयों पर इसका नियंत्रण होता है। जो भी कार्यकारी मंत्रालय होते हैं उनका, उस पर इसका नियंत्रण होता है। किसका, विभागीय स्थायी समिति का। विशेषता वित्तीय नियंत्रण सबसे प्रमुख, सभी पर तो होता है लेकिन स्पेशली किस पर होता है, जो वित्तीय मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय, यानी इसका वित्तीय नियंत्रण होता है। उसके बनाने के उद्देश्य से ही इसे किया गया, ताकि जो वित्त से संबंधित चीज़ें हैं उन पर इसका नियंत्रण रखा जा सके। प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 45 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 30 तो लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितने हैं, 45। तो इसमें 45 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें कि लोकसभा अध्यक्ष तथा सभापति राज्यसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा के सभापति द्वारा इनको मनोनीत किया जा सकता है। तो जो राज्यसभा के सभापति वो कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट द्वारा और जो भी लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके उसके द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। 11 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष तथा 6 समितियों की नियुक्ति सभापति राज्यसभा करती है। ओके, तो जो 11 समितियां उनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष और जो 6 समितियां हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के सभापति करते हैं। टोटल कितनी उन पर ये रखती है कंट्रोल, वो 17 समितियों का। इसके अलावा अधीनस्थ समिति, आश्वासन समिति, ये भी क्या है, विधायी नियंत्रण के उपकरण है। किस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये तो हो गया आपका विधायी नियंत्रण। नेक्स्ट आपका न्यायिक नियंत्रण। तो न्यायपालिका किस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, आइए देखते हैं। प्रशासन पर न्यायालयों के नियंत्रण को, किसको, न्यायालय, जो भी जुडिशरी सिस्टम है उसका जो कंट्रोल होता है किस पर, प्रशासन पर, उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करना। क्या, एक तो वो सही से अपना कार्य कर रहे हो, वो बिल्कुल वैधानिक हो, कानूनी हो, ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जियाँ चलाए उसमें, बल्कि वो संविधान के अनुसार बिल्कुल वैधानिक हो। और नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना होता है। क्या क्या होता है, एक तो जो सरकार कोई भी कानून बना रही है उसकी वैधानिकता की जांच करना, इसके अलावा नागरिकों के अधिकारों की और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करना ही न्यायालय का कर्तव्य है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रमुख अध्यापक थे जिन्हें कि लोक प्रशासन का प्रथम अध्यापक कहा जाता है, उनका नाम है MP शर्मा। तो इन्होंने सही कहा था कि न्यायालय का कार्य, जो भी न्यायालय हैं उनका कार्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की जांच करना है। क्या क्या है, क्या बताया था MP शर्मा ने
कि न्यायालयों का क्या कार्य है, वो है नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना। ओके, तो उन्होंने ये बताया था। आगे आते हैं, न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाता है। जो भी न्यायालय होते हैं, जो भी कोर्ट होते हैं, उनके द्वारा जो भी नियंत्रण लगाया जाता है उसको न्यायिक उपचार कहा जाता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून का शासन की अवधारणा से निकलता है। किसके, मतलब अगर प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण लगाया जाए, जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो कोर्ट होते हैं, वो अगर प्रशासन पर नियंत्रण लगाया जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, कानून का शासन। ये इसी अवधारणा से निकलता है। ठीक है, तो इसे ही हम कानून का शासन कहेंगे। कानून के शासन के 3 तत्व है। क्या है, कानून के शासन के 3 प्रमुख तत्व है। वो कौन कौन से? एक तो स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, यानी अर्थात शासन किसी की इच्छा से ना होकर विधिक हो। यानी ऐसा नहीं कि जो सत्ताधारी पार्टी वो अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करे, बल्कि वो कानूनी हो, वो सही कार्य करे, जो भी संविधान में उल्लिखित है उसी के अनुसार कार्य करे, संविधान के अनुसार ही कार्य करे, अपनी मनमर्जी ना चलाए। तो इस तरह से एक तो स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, यानी स्वैच्छिक सत्ता नहीं होनी चाहिए। सेकंड है कानून के समक्ष समानता, यानी जो प्रत्येक नागरिक है, चाहे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, तो बिना किसी भेदभाव के सभी कानून के समक्ष समान हैं। ओके, नेक्स्ट आपका व्यक्ति के अधिकारों की प्रभुसत्ता, यानी कि जो व्यक्ति के अधिकार है वो पूरी तरह प्रभुसत्ता हो, प्राप्त हो उनको। ओके, तो वो कि कोई भी सरकार उनको छीन ना पाए, उनके जो अधिकार वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और किसी भी हाल में किसी भी सरकार द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, तो वो किसी के द्वारा भी छीने ना जा सके। तो ये तो हो गए जो कानून के शासन उसके 3 प्रमुख तत्व। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति नंबर 1, नंबर 2 है कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, और नंबर 3 क्या है, व्यक्ति के अधिकारों की प्रभुसत्ता होनी चाहिए। तो ये 3 प्रमुख तत्व है जो कि कानून के शासन में होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। वैसे तो ये अलग अलग होते हैं, न्यायपालिका, विधायपालिका और ये कार्यपालिका, लेकिन कुछ कार्यों में, जो प्रशासनिक कार्य, उनमें न्यायपालिका किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है, वो है एक तो अधिकार क्षेत्र का अभाव। अगर पता चलता है कि कोई कार्य ऐसा है कि जिसमें जो सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसमें न्यायपालिका अपना हस्तक्षेप कर सकती है। सेकंड है कानून की त्रुटि। अगर किसी कानून को बनाने में या किसी कानून को लागू करने में किसी कानून की त्रुटि हुई है, कोई कानून गलती से हो गया, तो उसे ही हम कानून की त्रुटि कहेंगे, और इसमें न्यायपालिका यह बता सकते कार्यपालिका को कि ये कानून गलत है, आप इस तरह के कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है तथ्यों का पता लगाने की गलती, कि गलती से कोई चीज़ पता चल गई या फिर कोई किसी गलती के द्वारा कोई कानून बन गया, तो इस तरह से जो न्यायपालिका इन चीज़ों पर रोक लगाती है, ताकि सरकार कोई भी गलत कार्य ना करे, कोई भी गलत कानून ना बनाए जो कि जनता के हितों के विपरीत हो। नेक्स्ट है प्राधिकार का दुरुपयोग। जो भी अधिकार सरकार के पास होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के पास होते हैं, तो न्यायपालिका इस तरह की व्यवस्था करता है जिससे कि जो सरकार है या सत्ताधारी पार्टी वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, वो सिर्फ जनता के हितों में ही कार्य करें। नेक्स्ट है प्रक्रिया की त्रुटि। क्या है, प्रक्रिया की त्रुटि, कि कोई भी जो कानून बन रहा हो उसमें कोई भी प्रक्रिया की त्रुटि ना हो, वो पूरी तरह से वैधानिक हो। तो ये हो गए। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किस किस तरह से हस्तक्षेप कर सकते हैं न्यायपालिका कार्यपालिका कार्यों में। एक तो अधिकार क्षेत्र का अभाव, सेकंड है कानून की त्रुटि, थर्ड है तथ्यों का पता लगाने की गलती, और फोर्थ क्या है प्राधिकार का दुरुपयोग, और फिफ्थ है प्रक्रिया की त्रुटि। तो इस तरह से जो न्यायपालिका वो इन पर अपना जो हस्तक्षेप कर सकती है। अब देखते हैं हम क्या है, प्रशासन पर अपना नियंत्रण न्यायपालिका निम्नलिखित पद्धति से कर सकती है। जो प्रशासन होता है, कार्यपालिका होती है, तो उस पर किस प्रकार से जो न्यायपालिका वो अपना नियंत्रण रख सकती है। सबसे पहले आता है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू करके। अगर कोई सरकार कोई इस तरह का कानून बनाती है जो कि संविधान के खिलाफ हो, संविधान की आत्मा के खिलाफ हो, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उस चीज़ का, उस विधि का, उस कानून का पुनरावलोकन कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू के बाद बता सकता है, सरकार को कह सकता है
कि यह कानून गलत है और इसे बिल्कुल अवैधानिक करार दिया जा सकता है। इसके अलावा वैधानिक अपील, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और जो कोर्ट के द्वारा उसे काफ़ी हद तक रिलीफ दिया जा सकता है और सरकार को बताया जा सकता है कि इसको वैधानिक अपील मतलब उसको वैधानिक उपचार दिया जाए। नेक्स्ट है सरकार के विरुद्ध दावे। ये अनुच्छेद 300 कहता है कि जो न्यायपालिका है वो सरकार के विरुद्ध कुछ दावे कर सकती है, जो कि अनुच्छेद 300 यानी आर्टिकल 300 के तहत बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ रिट्स होते हैं, समादेश बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में। तो जो न्यायपालिका है, न्यायालय द्वारा उन रिट्स को जारी किया जाता है, जो भी वो क्या करते हैं, वो कार्यपालिका या विधायिका पर न्यायपालिका के जो नियंत्रण होता है उसका समादेशक होते हैं, उसको बताते हैं कि कौन कौन से रिट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका होते हैं वो 6 प्रकार के रिट्स जारी करती है, 6 प्रकार के समादेश जारी करती है। वैसे तो ज़्यादातर 5 प्रकार के सुने होंगे, लेकिन रियल में है ये 6 प्रकार के, ठीक है। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी 32 के तहत तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, SC है ना। आर्टिकल 32 के तहत वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के खिलाफ अपील, मतलब उसके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो वहाँ पर जाकर अपील कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 कहता है कि वह हाई कोर्ट जा सकता है। कहाँ पर? SC जा सकता, हाई कोर्ट जा सकता। तो 32 के तहत तो वो SC जाएगा और 226 के तहत वो हाई कोर्ट जाएगा। नेक्स्ट है, अभी पहले ये देख लेते बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें क्या करता है? तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे या मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करे। ये नहीं कि उसे जितना मन चाहे तब तक रख सकता है, बल्कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उसे प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति की औचित्य की जांच की जा सके, क्या वह सही तरीके से बनाया गया है या फिर गलत तरीके से। तो इस तरह से ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है ना। नेक्स्ट है परमादेश। क्या है? परमादेश। इसमें क्या होता है? यह लेख उस पदाधिकारी को दिया जाता है जो कि अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से विमुख हो गया है, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन करे। यानी कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके खिलाफ इस तरह की रिट जारी कर सकता है। अगर वो अपने कार्य ढंग से नहीं कर रहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताता है कि आप इस पद पर किस लिए हो और आपको ये कार्य करना चाहिए। आपको मतलब अपने कार्यों से बिल्कुल भी विमुख नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपने कार्य को ढंग से करो वरना चले जाइए। नेक्स्ट होता है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध है ये प्रतिषेध है। प्रतिषेध। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह लेख सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने से जो नीचे वाले न्यायालय हैं, नीचे वाले जो कोर्ट्स होते हैं, उनको यह दिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा यह अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। इस लेख के माध्यम से शीर्ष न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने पर रोकता है। अगर कोई छोटा कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, कोई अन्य लेवल का हो गया, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करके, ये जो प्रतिषेध की रिट है इसको जारी करके बता सकता है कि आपका ये जो आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, ये आपका अधिकार का क्षेत्र नहीं है, इसलिए आप इसमें दखलंदाजी ना करें, इसमें हस्तक्षेप ना करें, जिससे किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण। क्या है? उत्प्रेक्षण। इसमें क्या होता है? 1 सेकेंड। तो इसमें यह लेख सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो प्रतिषेध है और उत्प्रेक्षण है, ये दोनों ही ऐसे हैं जो कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी अपने अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिट है कि जो अपर कोर्ट्स होते हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को ये रिट जारी कर सकते हैं, तो वो है ये प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। इसमें क्या है, यह आदेश देता है कि किसी लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय में उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। अगर कोई बहुत लंबा मामला है, उत्प्रेक्षण के तहत अगर कोई बहुत बड़ा मामला है, लंबा खिंच गया वो, तो उसमें क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पास में उस मुकदमे को मंगवा सकते, उस केस को अपने पास में मंगवा सकते हैं। और नेक्स्ट है अधिकार प्रक्षा। क्या है, अधिकार प्रक्षा का वारंट। तो इसमें क्या होता है, यह लेख सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा उसे जारी किया जाता है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि किसी भी अधिकारी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि आप किस हक से इस पद पर बैठे हो, क्या औचित्य है कि आपने यह पद धारण किया हुआ है। ठीक है, तो न्यायालय इस लेख के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से वह कार्य कर रहा है। तो यह किसी भी अधिकारी को जारी किया जा सकता है, और अगर वो जो अधिकारी वो साबित कर सकता है कि वो इस पद के लायक है या योग्य है, तो अधिकारी जो कोर्ट्स होते हैं वो इसके लिए वैलिड कर देते हैं उसे। तो ये हो गया अधिकार प्रक्षा। और ये जो है निषेधाज्ञा, अगर ये आपने वैसे सुना नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूं, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, तो ये कभी कभी कोर्ट्स के द्वारा जारी कर दिया जा सकता है। हालांकि इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कम होता है। मेन ये 5 ही हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, निषेध, ये प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा। ओके, तो आप इन 5 को याद रखिए। न्यायालय उपयुक्त सभी समादेश जारी कर सकते हैं। ये 6 के 6 सभी जारी कर सकते हैं, रिट जो जारी कर सकते हैं, परंतु संविधान में केवल 5 का उल्लेख है। 5 को मैंने बता दिया आपको। ओके, तो संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत बताया मैंने अभी आपको, 32 के तहत। किसको, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है। किसको, उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 32 यानी 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और यह रिट को न केवल संविधान द्वारा आश्वासित नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, बल्कि उन्हें अन्य उद्देश्यों के लिए जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नागरिकों के मूल अधिकार उनका हनन हो रहा है, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी, अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी किया जा सकता है। आगे क्या है इसमें, न्यायालय समादेशों को न केवल व्यक्तियों को बल्कि भारत सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ इन्हें जारी कर सकता है, बल्कि भारत सरकार के खिलाफ भी, केंद्र सरकार के खिलाफ भी इन्हें जारी किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भी इसे जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अधीन संसद किसी अन्य न्यायालय को भी समादेश जारी करने का शक्ति प्रदान कर सकती है। मतलब संसद ही तय कर सकती है कि वो किसी अन्य जो न्यायालय है उसको भी समादेश जारी कर सकती है, परंतु अभी तक इस प्रकार का कोई भी प्राविधान संसद द्वारा निर्मित नहीं किया गया। मतलब अगर संसद चाहे तो इस तरह का कोई भी प्रावधान, कोई भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को दे सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है क्योंकि अनुच्छेद 32 है इसमें, और 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट ही कोई भी रिट जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।